डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे अपने पुस्तक के उसके संबंध में, और उसमें अपन ने प्लेटो व अरस्तु के न्याय संबंधी विचारों का अध्ययन इससे पहले वाली कक्षा में कर चुके हैं। आज जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मध्य काल के अंदर जो न्याय संबंधी विचार हैं उनके संबंध में। और अगर अपन बात करें मध्य काल में जो न्याय संबंधी विचार हैं उसमें जो अहम रोल रहता है न्याय के संबंध में, उस विद्वान का नाम है संत ऑगस्टाइन। संत ऑगस्टाइन संत ऑगस्टाइन ने एक सिद्धांत दिया था जिसको अपन जानते हैं ईश्वरीय राज्य, जिसको अपन ने अपने 11th क्लास के अंदर भी पढ़ा था। ईश्वरीय राज्य सिद्धांत के संबंध में, जिसमें ये बताया गया कि राज्य की स्थापना है वो ईश्वर के द्वारा की गई है। जो भी शक्ति प्राप्त होती है वो ईश्वर से व्यक्ति प्राप्त करता है, और ईश्वर का ही वो एक प्रकार से शासक होता है, वो एक दूत होता है जो ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार के विचारों से घर्षित थे अपन कह सकते हैं संत ऑगस्टाइन। और संत ऑगस्टाइन ने ईश्वरीय राज्य सिद्धांत का प्रतिपादित करने में जो न्याय को इसका एक महत्वपूर्ण तत्व माना था। और इस संत ऑगस्टाइन ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, द सिटी ऑफ गॉड। द सिटी ऑफ गॉड। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, संत ऑगस्टाइन की पुस्तक का नाम बताइए, तो द सिटी ऑफ गॉड। या ऐसे पूछा भी जा सकता है, द सिटी ऑफ गॉड पुस्तक के प्रतिपादक कौन थे, तो संत ऑगस्टाइन। और इस पुस्तक में संत ऑगस्टाइन ने न्याय के संबंध में स्पष्ट लिखा था कि जिन राज्यों में न्याय विद्यमान नहीं है, वे केवल चोर उचक्कों की खरीद प्राप्त है। इस प्रकार से न्याय के संबंध में एक प्रकार से सटीकता से कहा था संत ऑगस्टाइन ने कि जिन राज्यों में न्याय विद्यमान नहीं है वो केवल और केवल चोर उचकों की खरीद फरोख्त वाला राज्य है। कहने का भावार्थ यह हुआ कि जिस राज्य में न्याय नहीं है वो एक प्रकार से चोरों का राज्य है। और कहने का मतलब वहां पर अपन को किसी भी प्रकार का कोई इंसाफ नहीं मिल सकता। और संत ऑगस्टाइन है वो परिवार और साथ में लौकिक राज्य और ईश्वरीय राज्य के संदर्भ में न्याय की विवेचना करते हैं। यानी कि एक तो वो परिवार की बात करते हैं और एक बात करते हैं वो अपने जो लौकिक राज्य है, लौकिक व ईश्वरीय राज्य उसके प्रति अपने कर्तव्य पालन को ही क्या मानते हैं, एक प्रकार से न्याय मानते हैं कि व्यक्ति को ईश्वरीय राज्य के प्रति बिल्कुल ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। ईश्वरीय राज्य सिद्धांत है वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जिसमें एक प्रकार से राज्य की स्थापना है, शासक वर्ग है वो सब का सब एक प्रकार से अपने आप को एक ईश्वर का प्रतिनिधि मानते हैं। उसके हिसाब से जो कार्य करते हैं उनको सभी को ईमानदारी के साथ करने चाहिए। इस प्रकार का ये विचार था मध्यकाल के अंदर। और मध्यकाल में एक विद्वान और भी हुए हैं, थॉमस एक्विनास, जो एक प्रकार से कानून व न्याय को परस्पर आपस में क्या मानते हैं, संबंधित मानते हैं। यानी कि ये एक्विनास का मानना है जो एक तो कानून है राज्य की, जो कानून है वो कानून और एक प्रकार से जो न्याय है वो दोनों परस्पर क्या हैं, अंतर संबंधित हैं, यानी आपस में जुड़े हुए हैं कानून और न्याय। जहां कानून होगा, विधिवत कार्य होगा, वहीं पे क्या मिल सकता है, न्याय। यही सब
मानना था किसका, थॉमस एक्विनास का, जो एक प्रकार से मध्यकाल के न्याय के विचारों में ये शामिल था। और इस संबंध में उन्होंने एक परिभाषा भी दी थी कि न्याय एक व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करने तथा उसमें कर्तव्य का पालन करने में एक प्रकार से उसके अंतर्गत समाहित है, और जिनकी व्यवस्था एक प्रकार से अपन कह सकते हैं वहां की जो डिमांड है वो करती है, जो मांग रहती है उसके हिसाब से होती है। कहने का भावार्थ सीधा से यही हुआ इस परिभाषा में कि जो व्यक्ति एक प्रकार से कानून के अनुसार व्यवस्थित तरीके से अनुशासन में रहकर अपना जीवन व्यतीत करता है, ईमानदारी के साथ ईश्वरीय जो राज्य है उसके नियम कानून की पालना करता है, वही क्या है, न्याय है। और इसी प्रकार की मांग वहां रहती है। ये एक प्रकार से थॉमस एक्विनास ने कानून व न्याय में आपस में संबंध के बारे में एक परिभाषा दी थी। उसके बाद में जो एक महत्वपूर्ण बात आती है वो आती है जो आधुनिक समय की बात करते हैं अपन, उसके अंदर आधुनिक काल में न्याय संबंधी विचार। आधुनिक समय में एक तो जो महत्वपूर्ण नाम आता है वो आता है डेविड ह्यूम का, और उनका ये मत स्पष्ट था कि न्याय का अर्थ नियमों की पालना मात्र है, क्योंकि अनुभव से ये सिद्ध हो चुका है कि अगर कोई भी नियम ऐसा नहीं हो जो सभी के हित में ना हो, सभी के सभी नियम क्या होने चाहिए, सबके हित के होने चाहिए। यानी कि जो आधुनिक काल में जो महत्वपूर्ण नाम आता है एक तो वो आता है डेविड ह्यूम का, डेविड ह्यूम। उसका मत था कि एक प्रकार से न्याय है वो नियमों का पालन है, नियमों का पालन है, कि नियम का पालन करना चाहिए और नियम कानून ऐसे होने चाहिए जो सभी के हित में हो, सर्व हित में, सभी के हित वाले होने चाहिए। और इस अपन कह सकते हैं सबके हित में ही जो एक सिद्धांत था सार्वजनिक उपयोगिता के संबंध में, जिसमें एक कह सकते हैं कि जो जेरेमी बेंथम था उन्होंने एक सिद्धांत दिया था उपयोगितावाद का। जेरेमी बेंथम ने एक सिद्धांत दिया था, इनका एक सिद्धांत है उपयोगितावाद। और उपयोगितावाद के जो प्रवर्तक हैं जेरेमी बेंथम, उन्होंने ही एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि जो सार्वजनिक उपयोगिता को न्याय का एकमात्र स्रोत होना चाहिए, और मनुष्य की प्रकृति अपन कह सकते हैं एक प्रकार से एकमात्र ऐसा स्रोत है जिसमें तर्क बुद्धि और अनुबंध में इन नियमों में सर्वत्र ढूंढने की क्या की गई है, कोशिश भी की गई है। और इसी के संबंध में जो ये बेंथम है उसका जो एक ये उपयुक्तवाद का सिद्धांत था उसकी एक प्रकार से यहाँ पर आकर क्या हो जाती है, आलोचना हो जाती है, और यह अपन कह सकते हैं उसको एक प्रकार से धुंधला कर देती है। और इसका एक प्रकार से अपन कह सकते हैं उपयोगितावाद का जो सिद्धांत है उसमें अपन ने पहले भी पढ़ा था, अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख, यानी ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों को लाभ किस प्रकार से मिले। लेकिन आगे चलकर जो जॉन रॉल्स है उन्होंने इस उपयोगितावादी जो सिद्धांत है उसका एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि विरोध खंडन किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख की बात तो अच्छी है कि सबकी बात हो, लेकिन इसमें कहा गया अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख, लेकिन जो व्यक्ति वंचित रह गए उनकी तो स्थिति खराब होगी, उसको तो न्याय नहीं मिल पाएगा। तो उस प्रकार की स्थिति में उनको न्याय दिलाने के लिए उन्होंने, जो आगे अपन पढ़ेंगे जॉन रॉल्स में, तो उन्होंने एक प्रकार से इसका विरोध भी किया था उपयोगितावाद का। यानी कि उपयोगितावाद एक प्रकार से सुख पर आधारित है, अधिकतम लोगों को मिलना चाहिए, लेकिन जिसमें वंचित रह जाते हैं उनके लिए एक समस्या बन जाती है। इसलिए जो भी ये अपन कह सकते हैं कि जो नैतिक नियम है उनको स्वीकार कर लेने चाहिए, जिसमें दूसरे भी वैसे ही सुरक्षा का अनुभव करते हैं जैसा कि जो स्वयं अपन करते हैं। यानी कि कहने का भावार्थ ये हो गया एक प्रकार से यहाँ कि जो व्यक्ति जिनको न्याय मिल रहा है
अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख की अपन बात करते हैं तो ज्यादातर को न्याय मिलता है, लेकिन उसमें से काफी ऐसे भी बच जाते हैं जिसको न्याय नहीं मिल पाता है। तो उसमें अपन भी जैसा एक प्रकार से स्वीकार करते हैं कि अपन को न्याय मिलना चाहिए, तो जो सामने वाला है वो भी तो इसी प्रकार से उम्मीद करता है। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि उपयोगितावाद का जो सिद्धांत है उसके आधार पर अधिकतम लोगों के लिए इस प्रकार से न्याय की सुविधा हो, तो इस मंत्र को स्वीकार किया गया था आधुनिक समय के प्रारंभिक समय में। लेकिन उसके बाद में जो एक महत्वपूर्ण विद्वान आए, जॉन रॉल्स, उसका अहम योगदान रहा। जॉन रॉल्स, और जॉन रॉल्स ने जो न्याय के संबंध में जो विचार दिए थे तो वो दिए थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 1971 के अंदर। और ये जॉन रॉल्स है वो हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी रहे थे लगभग 40 वर्ष तक। और उन्होंने 1971 में एक पुस्तक लिखी थी, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। इस एक थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के अंदर इन्होंने अपने एक आधुनिक परिप्रेक्ष्य में सामाजिक न्याय का विश्लेषण किया था। सामाजिक न्याय का जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपन कह सकते हैं कि एक दुनिया के सामने न्याय के संबंध में विचार प्रस्तुत किया था इस अपनी पुस्तक में 1971 के अंदर, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस के अंदर। और उन्होंने जो एक न्याय का सिद्धांत दिया था वो एक परंपरागत जो पहले जो विचार थे उनसे कुछ हटकर थे। कहने का भावार्थ ये हुआ कि एक प्रकार से जो पहले से जितने भी ये विचार आ रहे थे उनसे वो असंतुष्ट थे, क्योंकि जो वर्तमान में अपने राज्य की स्थापना है वो एक प्रकार से एक सामाजिक समझौते के तहत हुई है। जितने भी नियम कानून है और है, न्याय के संबंध में विचार है और है, वो कोई अपने आप तो बनते नहीं है, बनाते तो व्यक्ति हैं। तो उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई वर्ग या कोई समूह है या कोई व्यक्ति न्याय से वंचित रहे। लेकिन उपयोगितावाद सिद्धांत में अपन ने पढ़ा था अधिकतम लोगों के लिए ये सुविधा दी गई थी, लेकिन फिर भी कुछ लोग वंचित रह गए थे। तो इस प्रकार से जो प्रारंभिक जितने भी विचार थे उनसे वो असंतुष्ट थे, और इस असंतुष्टता की वजह से ही इन्होंने एक नया परफॉर्मा दुनिया के सामने न्याय के संबंध में रखा। और वो एक प्रकार से जो परंपरागत न्याय है उसके जो राजनीतिक क्षेत्र की अगर बात करें, सामाजिक नीतियों की बात करें, उनको वो सही तो ठहराते थे, लेकिन साथ में जो उपयोगितावादियों का अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख की बात आती थी तो वहां एक प्रकार की धारणा को वो क्या मानते थे, त्रुटिपूर्ण मानते थे जॉन रॉल्स। क्योंकि जो उपयोगितावाद का सिद्धांत है वो उपयोगितावाद का सिद्धांत अपन कह सकते हैं कि लगभग 50% ये अगर अपन कहें तो उतने कोई वो न्याय मिल पाता है, इससे अधिक को नहीं मिल पाता है। क्योंकि उसमें तानाशाही वर्ग की क्या रहती है, तानाशाही रहती है, सभी को एक प्रकार से न्याय स्थापित नहीं मिल पाता है, या अपन कह सकते हैं सभी को न्याय नहीं मिलने की वजह से एक प्रकार से इसे असंवैधानिक या अपन कह सकते हैं लोकतंत्र के विरुद्ध विचारधारा बताई। और इसको सुधारने के लिए एक प्रकार से अपन कह सकते हैं जॉन रॉल्स ने दो मौलिक नैतिक जो सिद्धांत हैं उनकी प्रतिस्थापना भी की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि अधिकतम स्वतंत्रता एवं स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक एक व्यक्ति के न्याय के संबंध में कि उनको व्यापक स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, और जो भी उसे जिस प्रकार भी अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध होती है, यानी कि जिस प्रकार से एक व्यक्ति को अगर न्याय मिल रहा है तो वो एक प्रकार से सभी को मिलनी चाहिए। कहने का भावार्थ इसमें यह भी है कि जिस प्रकार से एक व्यक्ति को न्याय मिल रहा है वैसा का वैसा न्याय प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए, यानी जैसा अपन को मिल रहा है वैसा अन्य सभी को मिलना चाहिए। एक सिद्धांत तो इन्होंने ये दिया था, क्योंकि उन्होंने ये दोनों के पक्षधर थे, समानता के पक्षधर भी थे, समानता के भी पक्षधर थे और साथ में स्वतंत्रता के भी पक्षधर थे जॉन रॉल्स। इसके आधार पर उन्होंने ये दिया था। जो दूसरा महत्वपूर्ण दिया था कि प्रत्येक राज्य द्वारा ऐसी सामाजिक व आर्थिक कल्याणकारी योजनाएं स्थापित की जाए जिसमें सबकी क्या हो, प्रगति हो। उसके संबंध में उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, अज्ञानता का पर्दा।
अज्ञानता के पर्दे। एक सिद्धांत दिया था जो अपन से पूछा जा सकता है कि अज्ञानता का पर्दा सिद्धांत किसने दिया था, तो वो दिया था जॉन रॉल्स ने। इन्होंने कहा कि प्रारंभिक अवस्था मनुष्य की जो प्राकृतिक अवस्था है, जो अपन ने 11th क्लास में पढ़ा था, होब्स, रूसो, जॉन लॉक के संबंध में उन्होंने बताए थे अलग अलग। तो उस समय उन्होंने बताया था कि मनुष्य की जो प्राकृतिक दशा है प्रारंभ में वो एक अलग थी और आज का समय है वो एक अलग है। तो प्रारंभ में मनुष्य जिस प्रकार से कुछ भी नहीं जानता था एक प्रकार से, वैसे ही आज के युग में यह समझना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति कुछ भी नहीं जानता है, सभी समान हैं और उनको वर्तमान समय में किस प्रकार से न्यायिक व्यवस्था मिल सके या अपन कह सकते हैं सबको न्याय प्राप्त हो सके, इस प्रकार से समाज के अंदर भावी योजनाओं को बनाना चाहिए। इस प्रकार का जो सिद्धांत था जिसको अपन किस नाम से जानते हैं, अज्ञानता का पर्दा सिद्धांत से जानते हैं। कहने का भाव तो पहले अपन कुछ भी नहीं जानते थे। अपन ये मानिए कि प्रारंभिक अवस्था में चले जाएं तो जिसमें ना तो अपन अपनी भलाई देख सकते ना कुछ और देख सकते, तो वर्तमान समय में उसका वही नकारात्मक पक्ष सोचते हुए एक प्रकार से इस प्रकार की धारणा का अनुपालन करना चाहिए जिसमें सबकी क्या हो, भलाई हो, जिसमें कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित नहीं हो सके। और साथ में ही जो अपने समाज और जीवन के जितने भी एक प्रकार से सामान्य जो मूल्य हैं उनको देखते हुए इस समतल धरातल की प्रकृति के लिए जो लक्ष्य है अपना न्याय प्राप्त करना, उसकी ओर अग्रसर होना चाहिए। और साथ में अगर अपन देखते हैं जॉन रॉल्स से कि समाज के लिए जो सबसे जो महत्वपूर्ण अपन कह सकते हैं या जिसको अपन कह सकते हैं जो एक समृद्धशाली बात कही थी, वो कही थी एक प्रकार से न्याय के संबंध में कि प्रत्येक व्यक्ति को एक औचित्यपूर्ण न्याय मिलनी चाहिए। और इस प्रकार का सिद्धांत दुनिया के सामने रखा जिसमें सबको न्याय प्राप्त हो। और ऐसी ही स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को जो मूलभूत नैतिक सत्य हैं उनमें संपन्न बनना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को नैतिकता का पालन करना चाहिए। इस प्रकार का जो विचार था वो था जॉन रॉल्स का। इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं भारतीय राजनीतिक क्षेत्र में जो राजनीतिक चिंतक हैं उनके संबंध में, तो प्राचीन भारतीय राजनीतिक और सामाजिक जो चिंतक थे उसमें लगभग जैसे अपने प्रारंभ में पढ़े थे यूनानी दार्शनिकों में जैसे प्लेटो और अरस्तु के बारे में, उनसे ही मिलती जुलती है। इसमें जो महत्वपूर्ण बात यही है क्योंकि अपन सब जानते हैं भारत में जो ज्यादा महत्व दिया गया वो धर्म को दिया गया, धर्म नैतिकता पर आधारित है। और इस प्रकार के जो भारत में जो विचार रखने वाले थे भारतीय जो राजनीतिक चिंतन में न्याय के संबंध में, वो भारतीय राजनीतिक चिंतन में विचार रखने वाले थे, वो एक प्रकार से धर्म, और धर्म किसके साथ जुड़ा है, अपना नैतिकता के साथ। उसके आधार पर अपने विचार प्रस्तुत किए कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने ही धर्म के भाव से एक प्रकार से कह सकते हैं कि व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए। जिस प्रकार से अपन वही धर्म एक प्रकार से अपन कह सकते हैं सभी का समझना चाहिए, जिसमें जो महत्वपूर्ण है वो विद्वान है, जिसमें मनु का नाम आता है, मनु आता है, कौटिल्य आता है, साथ में अगर अपन बात करते हैं बृहस्पति आता है, शुक्र आता है, और साथ में अगर अपन बात करते हैं भारद्वाज, सोमदेव जैसे आते हैं, विष्णु आते हैं। ये जितने भी हैं इन्होंने अपने ये विचार प्रस्तुत किए थे जो एक प्रकार से अपन देखें तो जो राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से भी जो भारतीय चिंतन है वो न्याय को एक प्रकार से कानूनी रूप से स्वीकार करते हैं। और मनु व कौटिल्य दोनों ही न्याय की एक प्रकार से निष्पक्ष और राज्य की व्यवस्था के जो आधारभूत तत्व हैं उनको प्रवृत्त भी करते हैं और साथ में एक न्याय संगत राज्य की कल्पना भी करते हैं। इस प्रकार से जो विचार थे वो थे भारतीय राजनीतिक चिंतन में न्याय की। इसके बाद में जो शेष रहा है इस लेसन का वो रहा है जो न्याय के विविध रूप हैं, वो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट कक्षा में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।